साथियों, जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में आपने देखा है, एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए और विशेषकर हमारे किसान भाइयों के लिए एक सिग्निफिकेंटली बड़ा एक पैकेज की तरह है जो कि फैसले लिए गए। आप सबने देखा है कि पहले 85 दिनों के अंदर अंदर कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। ये 5 बड़े फैसले आपके सामने मैं पहले भी रख चुका हूँ कैबिनेट की ब्रीफिंग्स में। एमएसपी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एक्सपेंशन का काम, पीएम जीवन योजना बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर बायो E3, जो ये सारे के सारे फैसले आपके सामने ऑलरेडी पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद में रखे गए। आज के इस फैसले में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की ज़िंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है ज़रूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। कई सारी चीज़ें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फ़ोन पे मिलेंगी, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, रिजर्वॉयर्स में कितना पानी है, वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, वो भी माइक्रो वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, यानी वेदर से रिलेटेड एक मैक्रो होता है और एक लोकल इन्फॉर्मेशन होती है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर करना है, जैसे एआई की उपयोग से डिजीज़ के बारे में, क्रॉप डिजीज़ के बारे में, क्रॉप यील्ड के बारे में कई चीज़ें पता चलती है, तो वो सब कैसे पता चले। फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली, जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए। एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके। एक तरीके से मोबाइल फ़ोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सब ने देखा है, यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज़ कर ही रहे हैं। सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट आएगा और जो आरंभ में जहाँ पायलट्स हुए हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। किसानों को
अपना लोन लेने में एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जहाँ पे डीपीआई के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वहाँ पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है। 20 मिनट में सारे के सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। दूसरा बड़ा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना, किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके। एक तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाता है, एक है कि उस यूनिवर्सिटी की नॉलेज को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो सब ध्यान रखना। सेकंड पिलर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग कृषि को समझते हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं उसमें, लेकिन जो लोग कृषि को समझते हैं वो सब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे प्लांट्स की, और विशेषकर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं, भारत की उपज रही है सदियों से, उन प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट हो, जीनोम की मैपिंग होना, उसका डेटाबेस प्रॉपरली मेंटेन होना, और उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो चेंज करना हो, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू। थर्ड पिलर फूड और फॉडर क्रॉप को जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना। फोर्थ है पल्स एंड ऑयल सीड के क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट। जैसा मिशन एक बना हुआ है जिसमें कि पल्सेस में और ऑयल सीड में कैसे आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में को इम्प्रूवमेंट हो, यानी उसकी यील्ड बेटर आए, डिजीज रेजिस्टेंस बेटर आए, क्लाइमेट रेजिलियंस बेटर हो, वो सब ध्यान में रखते हुए ये फोर्थ पिलर है। और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उन सब के लिए फिफ्थ पिलर, उसमें भी इम्प्रूवमेंट कैसे हो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर लिया गया है कि जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम होता है, जिसमें इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है, पॉलिनेटर्स है, जैसे मधुमक्खी है तो वो पॉलिनेटर कही जाती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने का उसका काम। तो पॉलिनेटर्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और हर तरह का जो कंप्लीट फूड का एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है, उसको कैसे सुदृढ़ करा जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम का 6 पिलर्स हैं। इसके बाद में आया एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। आप देखिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए 2,291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी कंट्रीब्यूट करेगी, और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुँचे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जैसे डिजिटल डीपीआई, अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बिग डेटा, एआई, रिमोट सेंसिंग, इन सब का उपयोग हो। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फोकस होगा क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचुरल फार्मिंग को कोर्स के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, इसीलिए ज़रूरी है कि अब किसानों को और रिसर्चर्स को सबको इसके लिए तैयार किया जाए।
अगला बड़ा पिलर है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाइफ स्टॉक की हेल्थ, लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन और उनसे जो उपज होती है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, इन सब के ऊपर बड़ा फोकस करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। इसमें ध्यान दिया जाएगा जो एनिमल्स हैं उनका, लाइफ स्टॉक का हेल्थ मैनेजमेंट और उनके उसके लिए रिलेटेड जो वेटनरी एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा। डेयरी प्रोडक्शन में भारत ने बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। इसमें और क्या साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, स्टोरेज ऑफ मिल्क इम्प्रूव करना हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान करना हो, वैल्यू एडिशन करना हो, साथ ही साथ एनिमल्स की जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा प्लांट्स का रिसोर्स जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आई, वैसा ही एनिमल्स का भी जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी सोच के साथ ये सब बनाया गया है। और फिर एनिमल्स का न्यूट्रिशन किस तरह से हो, ये सारी चीज़ें जिससे कि किसानों के जीवन में एडिशनल इनकम आए, फैमिलीज में एडिशनल इनकम आए, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आइटम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें 860 करोड़ रुपीस का लेआउट है। और विशेषकर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट्स के हिसाब से क्या प्लांट्स ठीक रहेंगे, कौन से क्रॉप्स अच्छे रहेंगे, उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। और जो कई न्यूट्रिशन के अच्छे सोर्सेज हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स, जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है जो एरिड जोन में आता है, तो उसमें एरिड जोन में क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्यूबर्स, रूट्स और वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, ओवरऑल एक जैसे साउथ में है एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स और स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो इन सब के बारे में एक ओवरऑल कैसे क्वालिटी और ओवरऑल किसान कैसे उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इन सब पे ध्यान दिया गया है। और जैसे लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर, इन दोनों से बेसिकली फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने का स्कोप बहुत होता है। अगले दो पॉइंट लिए गए, जो देश भर में फैले हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको स्ट्रेंथन करने का, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने का, नया मेथड्स लाने का, और विशेषकर किसानों के साथ कैसे वो एकदम लोकल भाषा में अच्छे तरीके से जुड़ पाए, उसमें क्या नए इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, उसके लिए 1202 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ग्राउंड वाटर है, इन सब के बारे में विशेष करके ध्यान देके कैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दिया जाए, उसके लिए 1115 करोड़ रुपीस का आउटले लिया। ओवरऑल सारा थीम है क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स लाना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, किसानों के साथ इंटरेक्शन, R&D, उन सब के ऊपर ध्यान देते हुए ये 7 प्रोग्राम्स जिसका टोटल है करीब 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपीस, 3,966 करोड़ रुपीस, सॉरी 13,966 करोड़ रुपीस का टोटल। ये 7 बड़े प्रोग्राम आज के इस कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज अप्रूव हुए हैं। और ये सातों के सातों डिसीजंस ऐसे डिसीजंस हैं जिससे किसानों की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में और उनके लाइवलीहुड में, दोनों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। कैसे बेटर साइंटिफिक इनपुट्स मिले, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट रेजिलियंस, और साथ ही साथ एक ओवरऑल बिगर पिक्चर कैसे लिया जाए जिससे कि कंप्लीट किसानों की ज़िंदगी में एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आए। I'll pause here for a while so that you can absorb it and then we move on to the next item. ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर, पिछली बार शेयर हुई थी ठीक से, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई?
नेक्स्ट इज मनमाड इंदौर न्यू लाइन। ये बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप देखो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और ऊपर आगरा, इधर झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, इस जेएनपीटी के पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी ये देने के लिए लंबे टाइम से एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे एक एक्सेस बनाई जाए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल सके। फिर उत्तर महाराष्ट्र के जो धुले और नासिक जिले हैं, ये दोनों जिले, इसमें किस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर अनियन है, सोयाबीन है, इन सब के प्रोडक्शन को कैसे एक अच्छे तरीके से मार्केट की तरफ पहुंचा सके। तीसरा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, धार, बारवानी, खारगोन, नासिक में भी है, धुले में भी कुछ है, तो ये जो जिले हैं जो कि अनकनेक्टेड थे लंबे टाइम से, इन जिलों को कैसे रेलवे की इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, इसके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट है ये प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल, और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज़ हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी, और ख़ासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसका पूरा उपयोग इसमें किया गया है जिससे कि प्लानिंग के टाइम में ही सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है, 18,036 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में करीब 1 करोड़ ह्यूमन डेज, मैन डेज लिखा है लेकिन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ह्यूमन डेज, 1 करोड़ के आसपास ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉय होंगे, और इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इतना सीरियस पॉजिटिव है, इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। आप देखो 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट के बनने से, और ये हर साल है, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सेव होगी, और उसको अगर नंबर ऑफ ट्रीज में कन्वर्ट करें तो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 5.5 करोड़ ट्रीज। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। 5.5 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से होगा। बहुत सारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, और उज्जैन जैसी एक पवित्र, नासिक जैसी एक पवित्र जो हमारे तीर्थ धाम है, जो बहुत बड़े हमारी स्पिरिचुअल और हेरिटेज के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसे कैबिनेट में अप्रूव किया, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जब मैं मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान घूमता था तो इतनी डिमांड होती थी, इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी डिमांड होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अप्रूव किया है और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। तो आपने देखा अभी 85 डेज के आसपास हुए हैं नई सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस हिस्टोरिक टर्म के। इसमें इस कम टाइम में
करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। जैसा आपने किसानों के मामले में देखा, आज 7 और उससे पहले करीब 6 बड़े फैसले लिए गए थे, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा भी कई बड़े फैसले, जैसा आप जानते हैं यूपीएस जैसा बड़ा फैसला। तो फर्स्ट 100 डेज में जिस तरह से बड़े फैसले लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, वो आज इसकी एक और मिसाल है। अगर हम इंफ्रा में देखें तो अब तक एयरपोर्ट्स में वाराणसी, बिहता और बागडोगरा, फिर विंड, ऑफशोर विंड एनर्जी, फिर वधावन पोर्ट जो कि विश्व के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होगा, हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट्स 936 किलोमीटर्स के, 11 रेलवे प्रोजेक्ट्स और आज एक और जुड़ा उसमें 12th, फिर 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ और मेट्रो में बेंगलोर के लिए, ठाणे के लिए और पुणे के लिए 3 नए प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें सभी में मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है। ये थैंक यू, सही लिखा। 35 लाख ह्यूमन डेज, 40 लाख ह्यूमन डेज, 1 करोड़ ह्यूमन डेज, 1.5 करोड़ ह्यूमन डेज, मतलब हर प्रोजेक्ट में मैसिव एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। वधावन पोर्ट में तो अगर देखो तो 12 लाख जॉब्स का टोटल ओवरऑल उसका पोटेंशियल है। और स्मार्ट सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी उसमें 40 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का पोटेंशियल है। तो ओवरऑल बहुत क्लियर थिंकिंग के साथ कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आई विल कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं कि 1962 से जो भारत का बड़ा ड्रीम था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए, और सेमीकंडक्टर जैसे स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वैसी एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। यानी अगर आपके पास स्टील इंडस्ट्री अगर देश में है तो आप उसके बेसिस पे बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हो। अगर भारत में मान लो केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके बेसिस पे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। इसमें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज का हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि केवल उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, उससे जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वो इम्पॉर्टेंट कंप्लीट पूरा बड़ा पिक्चर बनता है। जैसे स्टील में अगर एक स्टील प्लांट लगता है तो फैब्रिकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए कई सारी चीज़ें तैयार होती है। वैसे ही सेमीकंडक्टर में जैसे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगता है तो ऑटोमोबाइल में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो होम में जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उन सब में, मतलब प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट स्विचेज ऑन और स्विचेज ऑफ, एवरीथिंग दैट स्विचेज ऑन और स्विचेज ऑफ रिक्वायर्स अ सेमीकंडक्टर। तो अब तक की प्रोग्रेस और आज का एक नया अप्रूवल। अब तक 4 प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए हैं उन चारों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पहला प्लांट माइक्रॉन का जो अप्रूव हुआ था उसका तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले साल के मिडिल तक पहली मेड इन इंडिया चिप इस प्लांट से निकलेगी। ऑलरेडी इस प्लांट का एक मिनी प्लांट एक बना है जिसमें चिप बाहर से लाके उसका मॉड्यूल, यानी मैंने पिछली बार आपको एक बार दिखाया था, यानी उसका जो सर्किट बनता है वो सर्किट ऑलरेडी यहाँ से भारत में बनना चालू हो गया है। साथ ही साथ जो दूसरे प्लांट्स हैं, टाटा का आसाम वाला प्लांट, उसका अभी हाल ही में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। फिर सानंद वाला प्रोजेक्ट सीजी पावर का करीब उसकी कंप्लीट डिज़ाइन हो गई है और अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। और टाटा की जो धोलेरा में फैब है उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जितना दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, उसमें भी कंप्लीट डिज़ाइन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कंप्लीट इकोसिस्टम इमर्ज कर रहा है। कंप्लीट इकोसिस्टम जैसा गैसेस, इक्विपमेंट, केमिकल्स, वो सारी की सारी चीज़ों की जो सप्लाईज हैं वो सारे एक एक करके भारत में आ रहे हैं। और मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट होगा वो
इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, इन सब इंडस्ट्रीज़ में इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होगा। साथियों, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है डिज़ाइन की कैपेबिलिटी। बहुत करीब करीब दुनिया भर की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चिप्स हैं वो सारी भारत में ही डिज़ाइन होती है। इसीलिए भारत में कैसे अपना खुद का आईपीआर बने, कैसे अपनी खुद की, हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन आईपीआर एंड हाउ डू वी मेक श्योर दैट आवर ओन our people are designing where the IPR is retained in the country. So that's why we had created a component of the ISM was design linked incentives, DLI, design linked incentives. Design linked incentives में already 13 कंपनीज ने चिप और सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन करने चालू कर दिए हैं। उसमें से कुछ के पास ऑलरेडी वीसी कैपिटल भी, फंडिंग भी आने लग गई है और बहुत अच्छे सक्सेस हुई है इसमें। अगर आप इसमें देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, टेलीकॉम में है, 5G के रेडियो की चिप्स हैं, 5G के बेस बैंड की चिप है, फिर जो IoT यानी जो सेंसर्स होते हैं उसकी चिप्स हैं, काफ़ी एडवांस चिप्स इसमें बन रही हैं। और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूवल मिला है केन्स टेक्नोलॉजीज के प्लांट को। इस प्लांट में 6.3 मिलियन पर डे चिप्स पर डे, यानी 63 लाख चिप्स पर डे की प्लांट की कैपेसिटी होगी। 46 एकर्स में प्लांट बनेगा, बड़ा प्लांट है। करीब करीब इसका जितना प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन ऑलरेडी किन इंडस्ट्रीज़ में जाएगा वो बुक हो चुका है और अच्छा इसका टेक्नोलॉजी आएगी इसमें। और इसमें मेजर पॉइंट आएगा जैसे पावर से रिलेटेड चिप्स होती है जो ट्रेन सेट्स में लगती है, आपके ऑटोमोबाइल्स में लगती है और घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें लगती है, वो सारी चिप्स भी इस वाले प्लांट में बनेगी। इसमें लैंड ऑलरेडी सानंद में ले ली है इस कंपनी ने और बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। ओवरऑल आई एम सॉरी फॉर दिस, ओवरऑल बहुत जल्दी एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम भारत में बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ।